नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 35 दिन बाद भगौड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो एक समर्थक भी साथ नहीं था। उसने तिकड़म तो खूब लगाई, फोटो बनवाई, सर्कुलेट करवाई, वीडियो वायरल करवाया, भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके साथ कोई नहीं आया। जब राज्य और केंद्र सरकार की टीमें एक साथ किसी ऑपरेशन पर काम करती हैं, सियासत नहीं होती है, तो रिजल्ट ऐसा ही होता है। भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार दोनों ने पहली बार कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक खुफिया विभाग के इनपुट को दोनों सरकारों ने साझा किया। ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। उधर बठिंडा में प्लेन तैयार था। जब तक दुनिया को पता चलता तब तक अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा दिया गया। यह पूरा ऑपरेशन कैसे काम किया और अमृतपाल का पकड़ा जाना पंजाब और दिल्ली की सरकार के लिए कितना जरूरी था, यह समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। खुद को वारिस दे पंजाब कहता था, खुद को भिंडरा वाले समझता था, खालिस्तान के सपने देखता था, सिखों का असली रहनुमा बताता था। लेकिन जब इसकी असलियत का पर्चा फटा तो सारी हवा खिसक गई। पुलिस ढूंढती रही और ये भागता रहा। 35 दिन बाद मोगा के रोडे गांव में पुलिस ने इसको धर दबोचा। खुद को पंजाब का असली शेर कहता था। जब पकड़ा गया तो किसी चूहे की तरह, बिल्कुल अकेले, न कोई भीड़, न ही कोई समर्थक, न ही कोई बवाल। माहौल तो बनाने की इसने पूरी कोशिश की, सब कुछ सेट किया। सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि कहती है कि पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। खरगोश की तरह भागने वालों के लिए इस कम्युनिटी के दिल में कोई इज्जत नहीं है। और ये बहुत समझदार लोग हैं। प्लीज, वो जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है। ठीक है, खाने को रोटी चावल दाल के पैसे नहीं है, लेकिन 30 करोड़ वो अमृतपाल सिंह को दे सकते हैं कि ड्रगियों की फौज बनाए साहब। खास जगह चुना, खास दिन चुना, खास पहनावे को चुना, कैमरा मंगवाया, फोटो निकलवाई, वीडियो बनवाया, सर्कुलेट करवाया। जो जो तिकड़म लगा सकता था गिरफ्तारी के पहले अमृतपाल ने सब लगाया। लेकिन पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की प्लानिंग के सामने सब हवा हो गई। ये कैसे हुआ वो समझते हैं। जिस रोडे गांव से अमृतपाल को पकड़ा गया, इसी गांव में जनरल सिंह भिंडरावाले का जन्म हुआ था। वो रोडे गांव अमृतपाल अपनी गिरफ्तारी से खालिस्तानी सोच वालों को मैसेज देना चाहता था। रोडे गांव वो इसलिए भी आया क्योंकि यहीं पर वारिस पंजाब दे का मुखिया बनने के लिए उसकी दस्तारबंदी हुई थी। धर्म से खुद को जोड़ने की कोशिश में गुरुद्वारे में रहा और खास तौर से छुट्टी के दिन रविवार को चुना। सोचा था जब वो ऐसा करेगा, जब उसकी तस्वीरें सर्कुलेट होंगी तो उसके पीछे पूरी भीड़ आ जाएगी, बवाल हो जाएगा। वैसा ही जैसे उसने अजनाला में भोले भाले पंजाब के लोगों को बरगला कर थाने पर हमला करवाया था। लेकिन इस बार इसकी सारी चाल बेनकाब हो गई। जिन पंजाबियों के भीतर खालिस्तान वाली सोच ये डाल रहा था, उन लोगों ने इसको बता दिया कि पंजाब के भीतर रहने वाला एक एक बंदा खालिस हिंदुस्तानी है। किसी को अमेरिका में खालिस्तान चाहिए वो अमेरिका से मांगे, जिसको स्पेन में चाहिए वो स्पेन से मांगे। आप वहां के सिटीजन हैं, आपका यहाँ पे कोई राइट नहीं है। उसके बाद वहां के लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया। जो लोग उनको पहले उनके साथ कनेक्ट होते थे, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के अंदर 99.9% जो सिख है वो खालिस्तान की के फेवर में नहीं है। 200-400-500 लोगों की मैं बात नहीं करता। लेकिन अब अमृतपाल ने इतना बड़ा जो करा, जो जो हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे सिख हैं उनके लिए भी बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि उनको हर कोई व्यक्ति, हालांकि देश में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये खालिस्तान इशू बन रहा है, क्या ये आप खालिस्तान चाहते हो या नहीं चाहते।
बार बार उनको अपना जो है अपना पक्ष क्लियर करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो रॉ और इंटेलिजेंस बड़ी एजेंसियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पंजाब सरकार ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है, क्योंकि अब उसने देख लिया कि यहां से निकलना नामुमकिन है। वैसे अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी का जलसा निकालने की कोशिश तो बहुत की, समर्थकों को जुटाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें उसने कुछ वीडियो भी शूट कराए। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। जब ये प्रवचन दे रहा है तो कैमरा सिर्फ इस पर फोकस किया हुआ है, सामने कितने लोग हैं उधर कैमरा नहीं गया। जिस चालाकी से वीडियो शूट किया गया है उससे ये साफ समझ में आ रहा है, इसका मकसद गिरफ्तारी से ठीक पहले प्रोपेगेंडा फैलाकर पंजाब को भड़काना था। सुबह 6:45 पर पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को रोडे गांव के इसी गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने एक वीडियो जो था वो वायरल हुआ, जिसमें यह दिखाया गया कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले गुरुद्वारे में मौजूद संगत से बातचीत कर रहा है। लेकिन दरअसल उस समय गुरुद्वारे के अंदर ज्यादा तादाद में संगत मौजूद नहीं थी, लेकिन इस वीडियो बनाने का एक मकसद था, वो ये था कि वो इस वीडियो के जरिए जो युवा हैं उनको भड़का सके और उनके साथ अपने साथ उनको जोड़ सके, ताकि जब ये वीडियो वायरल होगा तो लोग भारी संख्या में गुरुद्वारा में पहुंचेंगे और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि वो इस पूरे वीडियो में अकेला दिखा और जब पुलिस लेकर जा रही थी तो कोई भी उसके साथ यहां पर नहीं था। अजनाला की घटना के बाद जिस तरह से अमृतपाल ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई थी, जिस तरह से उसने भड़काऊ बयान दिए थे, उससे यह साफ हो गया था कि अगर इसको वक्त रहते काबू में नहीं किया गया तो भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अमृतपाल पर शिकंजा कैसे कसना है, इसकी भूमिका 2 मार्च को ही बन गई थी, जब भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। अमित शाह ने अमृतपाल मसले पर उसी वक्त भरोसा दे दिया था और कहा था भगवंत मान सरकार ने अच्छा काम किया है, हम उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसी वक्त तय कर लिया गया था कि एक ट्रक ड्राइवर जिसे सरहद पार बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों ने प्लांट किया है, उसके इस पालतू को एक्सपोज करना है, इसको हीरो नहीं बनने देना है। पहली बार आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में जबरदस्त कोऑपरेशन दिखाई दिया। जिस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहले उसे भटिंडा पहुंचाया गया, जहां पहले से स्पेशल प्लेन तैयार था, और उसके बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में पहुंचा दिया गया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे। उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ना कोई हमने वाटर कैनन यूज़ किया, ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन। मैं पूरी रात नहीं सोया। कल रात मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए या कुछ रातों के लिए गंवानी भी पड़े, तो ये महंगी नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान रात में जगकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, तो दिल्ली में भी बहुत से पावरफुल लोग जगे हुए थे, जो अमृतपाल को लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर से लगातार हॉटलाइन पर बात कर रहे थे। गृह मंत्री खुद मामले पर लगातार नजर रखे हुए थे। गृह सचिव
और बाकी बड़े अधिकारी समेत असम के मुख्यमंत्री भी लगातार संपर्क में थे। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा भूमिका एनआईए चीफ की थी। एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता पहले पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। वो इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। पंजाब का उनका अपना एक्सपीरियंस था। अमृतपाल को कैसे गिरफ्तार करना है, पंजाब के खुफिया विभाग, आईबी और एनआईए के बीच एक एक इंफॉर्मेशन साझा की जा रही थी। सारे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया गया, फिर पूरी प्लानिंग तैयार की गई। केंद्र सरकार ने सारी वस्तुस्थिति राज्य सरकार को बताई। मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत उस पर एक्शन के लिए तैयार हुए। केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। गृह मंत्रालय ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। चाहे सुरक्षा एजेंसी की बात हो या खुफिया इनपुट्स की बात हो, सारी मदद दी जाएगी, क्योंकि केंद्र के पास इस बात के पक्के इनपुट थे कि अमृतपाल प्रोपेगेंडा के तहत आया है और इस पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया। देश विरोधी रणनीति के तहत भारत आया था। उसकी कोशिश ये थी कि एक खास छवि गढ़ी जाए और उसके सहारे प्रोपेगेंडा फैलाकर धार्मिक उन्माद की तरफ लोगों को धकेला जाए और पंजाब और देश का माहौल खराब किया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अमृतपाल के असली कैरेक्टर को लोगों के सामने लाया जाए, हड़बड़ी में कोई कार्रवाई करके गड़बड़ी ना की जाए। इसलिए ऑपरेशन में बहुत धैर्य से काम लिया गया। नतीजा ये रहा कि अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्योंकि लोगों को उसका असली कैरेक्टर पता चल गया, ऐसे में उसके पीछे कोई ना फैन फॉलोइंग हुई, ना ही कोई उसके समर्थन में खास प्रदर्शन हुआ। अमृतपाल जैसी जहरीली सोच का फन तो पहले ही कुचला जा सकता था जब उसने अजनाला में समर्थकों के साथ सरकार को चैलेंज कर दिया था। लेकिन उस वक्त केंद्र और राज्य सरकारों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, सियासी तनातनी थी। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन होता है तो अमृतपाल जैसा देशद्रोही जेल में होता है। यही तो सिंगल इंजन और डबल इंजन का फर्क है। बहुत बड़ी कामयाबी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट की एजेंसी, स्टेट की पुलिस, ये मिलके बड़े शांतमयी माहौल से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल इस देश के लोगों को, सवाल इस देश के सिख समाज के उन महान प्रवचनकारियों को, पूरे देश के गुरुद्वारा साहब के जिम्मेदार जो हमारे लोग हैं, उनको मेरा एक सवाल है, कितनी देर तक ऐसे लोग हमारी पगड़ी को, सिख कौम को बदनाम करते रहेंगे? कभी सिंबू बॉर्डर के अंदर एक व्यक्ति को लटका करके उसको काट दिया जाता है, कभी चंडीगढ़ के अंदर जिन लोगों ने हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, हजारों बच्चों को यतीम कर दिया, खून की नदियां बहा दी, 36,000 लोगों को मारा, उनको छुड़ाने के लिए वहां धरना लगा के पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। कितनी देर तक अजनाला, पाकिस्तान के 15 किलोमीटर दूर, गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना करके, जो हमारे गुरु हैं, एक क्रिमिनल व्यक्ति को छुड़ाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब का सहारा ले लेते हैं, पुलिस फिर भी चुप रहती है। अमृतपाल गिरफ्तार हो गया और बड़ी ही जबरदस्त रणनीति और कोऑपरेशन के तहत बिना हल्ला हंगामा किए डिब्रूगढ़ में उसे अपने साथियों के पास जेल में पहुंचा दिया गया। एक बात तो जान लीजिए, कोई सच्चा पंजाबी अमृतपाल से खुद को एसोसिएट नहीं करता है, लेकिन चंद हमदर्द होंगे जो अमृतपाल से हमदर्दी रखते होंगे। लेकिन वो भी जान लें कि अमृतपाल क्या था। अमृतपाल पर आरोप है कि अमृतपाल जिस मर्सिडीज में घूमता था वो उसे ड्रग माफिया रवेल सिंह ने दी थी। कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों का इस्तेमाल किया करता था। इन नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से अवैध रूप से हथियार मंगाना भी शामिल है। अमृतपाल के पाकिस्तान में आईएसआई से जुड़े होने के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। दावा है कि आईएसआई अवैध रूप से
ड्रग कारोबार चलाने में उसकी मदद करती है। नशा मुक्ति केंद्र के कैदियों में हिंसक सोच विकसित करने की कोशिश की जाती थी। अगर कैदी सहमत नहीं होते थे तो उन्हें तब तक पीटा जाता है। ये जो है पाकिस्तानी पैराशूटिस्ट आईएसआई का गुर्गा, ये पंजाब में आता है और ड्रग रिहैब का तमाशा शुरू करता है। ड्रग रिहैब में कौन आएंगे? जो ड्रगी हैं, जो उनको नशेड़ी हैं, उनको ये रिक्रूट कर रहा था, उनकी फौज बना रहा था साहब, जो बिल्कुल इसकी सुनेगी, क्योंकि ड्रग भी यही ला रहा था, स्वांग कर रहा था कि मैं तो साहब ड्रग रिहैब करा रहा हूं। डॉक्टर कहाँ था भाई? ड्रग रिहैब तो डॉक्टर करते हैं। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म सेंट कहाँ से आ गया? मारपीट करता था उनके साथ, उनको रिक्रूट करता था। इट इज अ वेरी सिंपल प्लान कि भैया मैं आऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल ट्रैक्शन मेरे को मिलेगी अगर मैं ड्रग्स के खिलाफ बात करूं। अंकल मेरा सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, ठीक है। ड्रग्स के जरिए जब मैं ऐलान करता हूं कि मैं डी एडिक्शन करा रहा हूं तो कौन मेरे पास आएंगे? ड्रगी, नशेड़ी, गंजेड़ी, सारे के सारे जो शॉट्स लेते हैं, ठीक है। और वो एक इसके पास बनी बनाई एक फौज थी जो कुछ भी करने को तैयार है कि साहब मेरे को अगला इंजेक्शन दे दो बस। अमृतपाल कैसे पंजाबियत और सिखी के नाम पर भोले भाले लोगों को बरगला रहा था, उसकी कई डराने वाली करतूतें पता चली हैं। आरोप है कि खालिस्तान के नाम पर इसने जमकर धन उगाही की, गुरु के नाम पर अपराधियों की आनंदपुर खालसा फौज बनाकर बेअदबी की, पंजाब में डर का माहौल बनाने की कोशिश की, पंजाब को सांप्रदायिक आधार पर समाज में बांटने की कोशिश की, हिंदू बनाम सिख और ईसाई बनाम सिख के विवाद को बढ़ाया। के साहब इसकी असलियत तो पर्दाफाश हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आईएसआई के अलावा कई सारी वेस्टर्न एजेंसीज हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, जो पैसों के लिए जो खुद पंजाब छोड़ के भाग गए। प्लीज सुनिए, अगर भाई आपको पंजाब की इतनी फिक्र होती तो आप पंजाब में रह के पंजाब के लिए काम करते ना। आप तो छोड़ छाड़ के भागे कनाडा कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा ऐश आराम होगा, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और वहां जाके आप आईएसआई के पैसे लेके आप साहब ये काम शुरू कर दो। 30 करोड़ तो इसको मिले थे अमृतपाल सिंह को कि अपनी फौज खड़ी करो और भिंडरावाला 2.0 बन के कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट करो। आज अमृतपाल धर्म की बात करता है, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है। ये कितना बड़ा महात्मा है, जरा वो भी सुन लीजिए। 13 साल में 18 बार थाईलैंड की ट्रिप पर गया। सारा इंतजाम दलजीत कालसी ने कराया। थाईलैंड में इसने हर वो अय्याशी की जिसकी धर्म में पाबंदी है। आईएसआई के जरिए पाकिस्तान से इसने हथियार मंगाए और बांटे। अवैध हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर डराने की कोशिश की। ऐसा इंसान खुद को अगर वारिस दे पंजाब कहता है और धर्म का रक्षक बताता है तो सोचने वाली बात है और परेशान करने वाली। लेकिन 35 दिन तक ये भगोड़ा कैसे छकाता रहा और कैसे पकड़ा गया वो भी जान लीजिए। सच्चाई तो यह है कि ये एक बहरूपिया है। जरा सोचिए, एक ट्रक ड्राइवर का कद इतना बड़ा कैसे हो जाता है। दरअसल इसे खुद को बेचने और बचाने का तरीका पता था, जिसकी सारी ट्रेनिंग आईएसआई ने कराई थी। 35 दिन तक कैसे बचा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब फंसा तो इसने धर्म की सारी मर्यादाएं त्याग दी। एक एक तस्वीर इसकी चालबाजी की गवाह है, लेकिन जब इस पर शिकंजा कसा तो ये टूट गया। दरअसल जब इसकी पत्नी को इंग्लैंड जाने से रोका गया तब ये घबरा गया। सबसे भरोसेमंद साथी पपलप्रीत के गिरफ्तार होने से भी ये कमजोर हो गया था। गृह मंत्री के बयान के बाद से भी डर गया था अमृतपाल। सरबत खालसा बुलाने वाला दांव भी इसका बेअसर रहा। जांच एजेंसियों की परिवार की निगरानी से अमृतपाल छटपटा रहा था। जब सप्लाई चेन कट गई तब सरेंडर का इसने ड्रामा किया, जबकि सच्चाई ये है कि पंजाब पुलिस ने इसको घेर लिया था और इसके पास कोई चारा नहीं था। जैसे रेगुलर डेथ होता है, अरदास होती पई थी, अरदास हो रही थी यहाँ पे? अरदास हो रही थी। बाबा आया अमृतपाल मत्था टेकिया ते 5 घंटे का पुलिस वाला रह गया, कुछ नहीं होया ना। घेरा बंदी हुई ते ले पुलिस जो कह रही है कि यहाँ पे काफी ज्यादा घेरा डाला हुआ था। नहीं, घेरा कोई घेरा नहीं सी। अच्छा, क्या था यहाँ पे? आप उस समय सारा देख रहे थे यहाँ पे? 5 घंटे का अंदर आ गया। 5 गाड़ी अंदर आई? गाड़ी इधर दी आई है,
इस रास्ते से आई है 5 गाड़ी? इधर दी आई है, इधर दी गई है। अच्छा, इधर से गाड़ी आई है और इस रास्ते से चली गई है। इस रास्ते से गई है। अच्छा, 5 तो गाड़ी। आपने देखा अमृतपाल को फिर? हाँ, अमृतपाल सुबह देखा हमने, वो बाहर आकर देखा, अंदर नहीं देखा। अंदर नहीं देखा आपने? अंदर बाहर ही देखे। अच्छा, सुबह ही 5 गाड़ी आई, अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया बस, और कुछ नहीं आया, कोई घेराबंदी नहीं हुई, कुछ नहीं, उन्हें खुद सरेंडर किया ही। अब ऐसे जो चैन से गिल बता रहे हैं कि घेराबंदी कर ली सारी पिंड को, कोई नहीं की बस। 5 गाड़ियां थी? हाँ जी, 5 गाड़ियां थी। कहाँ है आपका? हाँ जी, घर यहाँ पास में आवे, नाल ही पास में। हाँ जी, ये वाला। सबसे बड़ी बात जो है सौरभ को ये थी कि पप्पलप्रीत जब गिरफ्तार हुआ, क्योंकि पप्पलप्रीत वो ऐसा शख्स था जिसको हर जगह अमृतपाल को छिपने में मदद कर रहा था। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अफसर भी ये कहने लगे थे कि उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे वो पटियाला हो, चाहे वो शाहबाद मारकंडा हो, कुरुक्षेत्र हो, दिल्ली हो, जहां जहां अमृतपाल छिपा वहां पर पप्पलप्रीत जो था वो साई की तरह उसके साथ था और उसको हर जगह छुपने में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जब पप्पलप्रीत गिरफ्तार हुआ तो अमृतपाल जो था वो बेसहारा हो गया और ऐसे में पुलिस जो थी उसको ये पूरा यकीन था कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को जरूरत है अमृतपाल के मददगार स्लीपर सेल को बस्ट करने की, ताकि कोई दूसरा अमृतपाल बनने से पहले कई बार सोचे। पंजाब से अमृतपाल तो आज पकड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश पूरे जोर शोर से चल रही है और बहुत जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकती है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां कभी अतीक के आतंक की कहानियां तैरती थीं, लोग अतीक के नाम से खौफ खाते थे, लेकिन योगी सरकार ने अतीक के माफिया राज को मिट्टी में मिला दिया है। एक वक्त था जब अतीक का कोई जमीन उसे पसंद आ जाती थी तो वो उस पर कब्जा कर लेता था। अतीक की दबंगई ऐसी थी कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जमीनों पर घर बना रहे हैं। वो घर गरीबों को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी मॉडल लोगों को कितना भा रहा है, यूपी में योगी मॉडल कितना हिट है, इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। मिट्टी में अतीक की माफियागिरी, प्रयागराज में चालू बाबागिरी, मिट रहा अवैध कब्जों का नामो निशान। जहां थे अवैध कब्जे, गरीबों को मिलेंगे वहां पक्के मकान। उत्तर प्रदेश में यह योगी मॉडल है, जहां माफियाओं की खैर नहीं। यह प्रयागराज का लूकरगंज इलाका है, जिस जमीन पर गरीबों के लिए आज फ्लैट बन रहे हैं, वहां कभी अतीक अहमद और उसके गुर्गों का अवैध कब्जा था। (1731 वर्ग मीटर जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। योगी सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को इस जमीन को अतीक के कब्जे से खाली कराया। सीएम योगी ने खुद भूमि पूजन किया था। गरीबों के लिए यहाँ 76 फ्लैट बन रहे हैं। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट लगाई जाएगी। पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से जमीन छुड़वाई गई थी और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का काम जो है वो आखिरी चरण में है। असल में साल 2020 और 21 के बीच में अतीक अहमद ने लूकरगंज का ये जो इलाका है, करीब 1731 वर्ग मीटर की ये जमीन थी जहां पर अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस 1731 वर्ग मीटर के इलाके को खाली करवाया, कब्जे से मुक्त करवाया और उसके बाद एक स्कीम यहां पर तैयार की कि गरीबों के लिए यहां पर 1 BHK फ्लैट जो हैं वो यहां पर तैयार किए जाएंगे, जो गरीबों को कम दाम में, यानी कि एक फ्लैट मात्र 3.5 लाख रुपए में मिलेगा। ये योजना जो है वो योगी सरकार ने शुरू की और फिलहाल यहां पर किस तरह की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अपने आखिरी चरण में ये काम जो है वो पहुंच गया है। टोटल इस जगह पर 76 यानी कि 76 फ्लैट जो हैं वो यहां पर बन रहे हैं, जिसको लेकर अब फिनिशिंग का काम यहां पर चल रहा है। और हम आपको बता दें कि जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आवंटन होगा और लोग यहां पर जो गरीबी रेखा में आते हैं वो यहां पर 1 BHK फ्लैट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 3.5 लाख रुपए में उन्हें फ्लैट मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि इतने बड़े इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था और केवल लूकरगंज में नहीं बल्कि ऐसी कई जगह थी जहां पर अतीक अहमद सरकारी जमीन पर कब्जा करता था और उन्हीं जमीनों से अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा हटवाकर गरीबों के लिए इस तरह की योजना जो है वो योगी सरकार लेकर आई थी। बेहद सस्ते दरों पर ये फ्लैट्स गरीबों को दिए जाएंगे। इन फ्लैट्स का लाभार्थी हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा।
इन घरों को पाने के लिए अब गरीबों को न गुंडा टैक्स देना होगा, न ही किसी माफिया का खौफ होगा। लोग बिना भय, बिना डर के इन फ्लैट्स में रह सकेंगे। ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार को आप सबको बधाई देना चाहिए कि अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम एक एक इंच जमीन खाली कराएंगे, जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे, तो यह तो सरकार इस तरह का विचार कर रही है। तो पत्रकार मित्रों को भी हमें बधाई देना चाहिए सरकार के नाम। अरे निश्चित तौर से कोई भी कार्य, जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अपराधी, माफिया कोई भी जमीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में यह तस्वीर एक दिन में नहीं बदली, बल्कि इसके लिए 2017 के बाद से लगातार काम किया गया। अब पहले यह समझ लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में माफिया सिस्टम कैसे काम करता था। 60 से 70 के दशक तक माफिया और गुंडे लोगों को डरा धमकाकर वोट अपने नेता को ट्रांसफर करवाते थे। हर गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। दौर बदला तो माफियाओं का पैटर्न भी बदल गया। 80 से 90 के दशक तक माफिया अब अपने आकाओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करने लगे। यह सबसे आसान तरीका लगा। बंदूक की नोक पर पूरा का पूरा बूथ उनके कब्जे में हो जाता था। 90 का दशक शुरू होते होते बड़े बड़े अपराधी, माफिया अब खुद नेता बनने के बारे में सोचने लगे। वो खुद चुनाव लड़ने लगे, विधायक और सांसद बनने लगे। इस तरीके ने उनको सफेद पोश बना दिया। पहले की अपेक्षा कद और पद दोनों बड़ा होने लगा। माफियाओं की पकड़ अब सीधे सरकार और प्रशासन तक हो गई। उसी का नतीजा रहा कि अतीक अहमद, जो एक वक्त में मामूली गुंडा था, वो माफिया से कब माननीय बन गया। मुख्यमंत्री तक अतीक अहमद के घर आने लगे। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने माफियागिरी के इसी मॉडल पर चोट करना शुरू किया। बड़े से बड़ा माफिया घुटनों के बल आ गया। प्रयागराज में जिस बात को लोगों ने सपने में नहीं सोचा था, वो हकीकत हो गया। अतीक के खौफ का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। ये बहुत अच्छा योगी सरकार का रहा है हमारे यूपी के लिए कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने जमीन कब्जा किया था, सारी कब्जे वापस मिल रही, जबकि सबकी ज़मीनों को वापस दिया जा रहा है और जहाँ जहाँ जिन्होंने कब्जा करवाया था सबको छोड़ाया जा रहा है। सर मैं बाहर ये पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में रहते हैं जी सर। आप कितना तैयार हो गया है काम और कितनी बड़ी पहल आप बताते हैं? लगभग 95% काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। हम लोग आस पास ही रहते हैं। 95% काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। जी सर। टोटल कितने फ्लैट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं? 76 फ्लैट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जो 3.5 लाख रुपए में दिया जाएगा और पीडीए की स्कीम है, उसी के माध्यम से दिया जाए, पीडीए के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने कैंडिडेट का नाम फाइल कर दिया है। कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी का विचार बता रहे हैं, कार्यशैली बता रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में थे। मीडिया को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोर दिया। लगे हाथों 2017 से पहले और 2017 के बाद वाले प्रयागराज की तुलना भी कर दी। मतलब निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा होगा। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प लेकर के, वादा करके, जनता का आशीर्वाद लेकर के हम आए और डबल इंजन की सरकार ने लगातार जो वादा किया उसके हिसाब से कार्य किया। आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रयागराज विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। आप में से मेरे कई पत्रकार मित्र हैं जो शायद 20 साल 30 साल से मेरे साथी हैं। 2017 के पहले का प्रयागराज और 2017 के बाद का प्रयागराज, हम इस मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं। और आपको मैंने कहा ये अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी हम लोग ऐसी कोई चीज़ें बोल नहीं सकते हैं। आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता लगी है चुनाव की, इसलिए आपको इतना ही कह सकते हैं कि आप सब भरोसा रखें कि जिस नगर निगम को, जिस आदर्श नगर निगम के रूप में आप देखना चाहते हैं, वह 13 मई जो सपा बसपा कांग्रेस गई के बाद आप देखेंगे सपा समाप्त हो रही है, उसका सूर्य अस्त हो रहा है। बसपा को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में सिमट करके रह गई है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने गले लगा लिया है, उसे अपना लिया है, उसे स्वीकार किया है। जिस प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, टारगेट अखिलेश यादव को कर रहे हैं, वहां खौफ का पर्याय अतीक अहमद और उसके गुर्गे हुआ करते थे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों की हत्या हो चुकी है।
अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम की भी लोकेशन नहीं मिल रही है। अतीक क्या था? अतीक को सियासी पार्टियां इतना पसंद क्यों करती थी? कैसे उसके ऊपर 102 केस दर्ज होने के बावजूद कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावों में पोस्टर बॉय होता था? आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। ये अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की उस वक्त की तस्वीर है जब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था। तस्वीर 2021 की है। उस वक्त अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी में था। शाइस्ता जब मंच पर खड़ी हुई तो उसने अतीक अहमद का लेटर पढ़ा। अतीक के लेटर में क्या लिखा था? आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। अतीक अहमद कानून की नजर में भले ही माफिया था, उसके ऊपर 102 केस दर्ज थे, लेकिन वो राजनेताओं के लिए वोट दिलाने वाला एक शागिर्द था जो मजहब के नाम पर वोटों की फसल काटता था। अतीक अहमद और उसका परिवार समाजवादी पार्टी में रहा, बीएसपी में रहा। अपना दल से भी अतीक अहमद विधायक बना। अतीक और उसके परिवार ने ओवैसी की पार्टी का भी झंडा उठाया। सभी पार्टियों का मकसद साफ था, अतीक की माफियागिरी, उसके वर्चस्व का फायदा उठाकर वोट हासिल करना। यही वजह रही कि अतीक एक पार्टी छोड़ता था तो दूसरी पार्टी उसको हाथों हाथ लपक लेती थी। यूपी में जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ओवैसी ने भी अतीक और उसके परिवार पर सियासी दांव लगाया। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। अब यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या अतीक अहमद की हत्या निकाय चुनाव में मुद्दा बनेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दावे और दलील दी जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या पर लखनऊ के मुस्लिम क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा, हम ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसे ही भरेंगे वो। लेकिन अब उनको क्या कहें, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस थे, अगर कोई आके मार के गया तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत दुश्मनी भी मतलब मायने रखती है इसमें। उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए आप बताइए। मार के गए, मगर जैसे असद के साथ हुआ था तो वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। जैसे पुलिस ने इनकाउंटर किया था वैसे ही उनका भी इनकाउंटर ही होना चाहिए था। जैसे अलग मारा है वो चीज़ गलत थी बस। मतलब जिस तरीके से मार के मौके पे गए वो तरीका गलत था। मतलब तरीका गलत था, बीच में आके मतलब पुलिस को करना ही चाहिए था। खेल हो गया वो चीज, मतलब वो गलत हो गया। जब पुलिस के मतलब वो हैंडओवर कर दी था, पुलिस के हैंडओवर में थे, वो चीज कहने का मतलब था। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी उसकी चर्चा सरकार भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है। सबका नैरेटिव अलग अलग है। अब बिहार में भी मिट्टी में मिलाने का शोर सुनाई दे रहा है। योगी के डायलॉग को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी अडॉप्ट किया। फर्क बस इतना था, उसका नैरेटिव बिहार की सरकार से जोड़ दिया गया। कुछ लोगों को लगता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। हमने कल कहा तो बड़ा आजकल तीता लग गया। अरे हमने कहा था 2014 याद कीजिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, इससे अच्छा मिट्टी में मिलना पसंद करूंगा।
आप तो 5 साल तक हम लोगों के साथ रहे, हम वो मिट्टी खोज रहे हैं, किस मिट्टी में मिले हैं पता नहीं। हमने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया उन्हीं को हम मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार से नहीं है। सम्राट चौधरी ने नीतीश के पॉलिटिकल करियर को मिट्टी में मिलाने की बात कही तो नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता सब यूपी का नहीं है, आप बोल लीजिए। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।